हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स या पॉलिटी का चैप्टर 2, जिसका नाम है फेडरलिज्म। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए। और इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊँगी कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, ये भी हम देखेंगे। और यहाँ पर हम जो है इस हर एक टॉपिक को डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और साथ ही अपने दोस्तों में भी मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। देन सबसे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पे व्हाट इज़ फेडरलिज्म, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट मेक्स इंडिया इन अ फेडरल कंट्री, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रीवियस चैप्टर में पावर शेयरिंग में आपने वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी के बारे में आज के वीडियो में हमें डिटेल्स में पढ़ना है। तो द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज जिस भी कंट्रीज में चलती हैं, वहाँ पर जो भी डिवीज़न होता है पावर का, वो वर्टिकल डिवीजन पावर शेयरिंग ही होती है। और इसीलिए कॉमनली हम इसको जो है फेडरलिज्म के फॉर्म में रेफर करते हैं, यानी जो वर्टिकल डिवीज़न होता है उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है वर्टिकल डिवीज़न का, अभी आपने पहले भी समझा होगा कि किस तरह से वहाँ पर पूरे लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, देन स्टेट गवर्नमेंट होता है, फिर उसके नीचे अंडर में लोकल गवर्नमेंट भी आती है। ये सारी चीज़ों को आप आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप एक बार रिकॉल कीजिए तो आपको बेल्जियम का और श्रीलंका का पावर शेयरिंग याद आ रहा होगा कि आपने देखा था कि कैसे बेल्जियम में पावर शेयरिंग हो रही थी और श्रीलंका में भी कैसे हुआ था। तो आपको पता है कि बेल्जियम की जो पावर शेयरिंग थी, वहाँ पे क्या हुआ था, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दिस पावर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब पावर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर से स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर मिल गया था, ठीक है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावरफुल नहीं रहेगा बल्कि स्टेट भी पावरफुल रहेगा। लेकिन बिफोर यहाँ पे क्या हुआ था कि 1993 से पहले ऐसा नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर तो थी, बट वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो थी वो दब जाती थी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता था। लेकिन जब 1993 के बाद यहाँ पर भी क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि 4 बार अमेंडमेंट हुए थे, 4 बार सुधार हुए थे बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट टोटली फ्री हो गया था, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। यानी कि अब स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग रूल बना सकता था और अपना जो है वो अच्छे से वहाँ पर क्या कर सकता था, पावर की शेयरिंग कर सकता था, ठीक है। बट यहाँ पे वही पॉइंट्स देखे हैं कि आफ्टर 1993 स्टेट गवर्नमेंट टोटली बिकेम फ्री फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो thus Belgium accepted from a unitary of a federal form of government। यानी बेल्जियम ने जो था वो यूनिटरी फेडरल मतलब सिस्टम को एक्सेप्ट किया था, यूनिटरी सिस्टम को उसने एक्सेप्ट किया था। यानी कि जो है स्टेट और सेंट्रल एकदम एक दूसरे से क्या है, अलग रहेंगे। उसमें उसका कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा सेंट्रल का स्टेट पर। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। वहाँ पर आपने देखा था कि जो सिंघालीस थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, और जो भी अदर लैंग्वेज के यूज़ करने वाले लोग हैं, जो अदर रिलीजन्स के लोग थे, उन सबको क्या किया गया था, उन सबको इग्नोर कर दिया गया था श्रीलंका में, ठीक है। इन श्रीलंका कॉन्टिन्यूज टू बी अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर्स। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो नेशनल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिर्फ उसी के पास पावर होती थी श्रीलंका में, ऐसा आपने देखा है। लेकिन अब यहाँ पर समझने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ और पूरे कंट्री में कहाँ कहाँ पर फेडरल सिस्टम होता है और फेडरलिज्म होता क्या है, ये सारे पॉइंट्स को अभी आप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैप में देखेंगे, ये पूरा वर्ल्ड आपका मैप दिख रहा है, ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी रेड वाले पॉइंट्स, जो भी कंट्री जो रेड कलर से मार्क की गई है या जिसमें रेड कलर है, उन सभी कंट्रीज़ में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम चलते हैं, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ है, चाहे वो रशिया हो, कनाडा हो, यूएसए हो,
ब्राज़ील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इन सभी कंट्रीज़ में आप जो देख रहे हैं यहाँ हर जगह फेडरल सिस्टम ही चलता है। ठीक है, पावर शेयरिंग का फेडरलिज्म वाला सिस्टम चलता है, यानी फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे चलते हैं। अब हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, और ये भी मैं बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन आपका 2015, 12 और 15 में आ चुका है कि फेडरलिज्म का मतलब होता क्या है या व्हाट इज़ फेडरलिज्म। ठीक है, तो फेडरलिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये चीज़ आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझ के रखिएगा कि फेडरलिज्म क्या है। एक तरह गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग का एक तरीका है। ये चीज़ तो आपको भी पता है कि वर्टिकल पावर शेयरिंग को ही हम फेडरलिज्म कहते हैं, और पावर की शेयरिंग करने का ये एक मेथड है। जी, इसमें होता क्या है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं, डिफरेंट लेवल्स की इसमें गवर्नमेंट होती है, और पावर हर एक लेवल में डिवाइड होती है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे यूजुअली देखा जाए तो फेडरलिज्म जो होता है, फेडरेशन के लिए यहाँ पर 2 लेवल्स होती हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल डील्स। यहाँ पर कुछ मतलब 2 तरह के मेनली गवर्नमेंट के लेवल्स तो होते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पे पहले लेवल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि मतलब पूरे नेशनल के डील के लिए होता है, पूरे मतलब देश के लिए होता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर लेवल होता है, वो क्या है, द अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ द रीजनल और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। और दूसरे लेवल पे एक गवर्नमेंट होती है जिसे स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट कहा जाता है। वो हर एक दिन के मतलब कि वहाँ के स्टेट का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिंग यानी कि प्रशासन वहाँ का देखती है। ठीक है, एक यानी स्टेट लेवल पे होता है और दूसरा सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होता है। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। ठीक है, ये दोनों ही गवर्नमेंट जो लेवल्स हैं, ये सभी पावर का क्या करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं अपने अपने लेवल्स पे। ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं अपने अपने लेवल के पावर्स को। ठीक है, स्टेट अपने तरीके से यूज़ करता है पावर का, और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग तरीके से करती है। तो अब यहाँ पर हमको जो है, जैसे कि आपने यूनिटरी पावर सिस्टम देखा होगा और फेडरेशन पावर सिस्टम देखा होगा। यूनिटरी का मतलब है कि पूरे मतलब जिसमें गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही लेवल होगा, सिर्फ 2 लेवल नहीं होंगे, सिर्फ 1 लेवल होगा और वही सब कुछ देखेगा। ठीक है, और फेडरेशन में आप देखें, अभी आप पढ़ेंगे भी और आपने देखा भी है कि 2 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, एक सेंट्रल लेवल पे होता है और एक स्टेट लेवल पे होता है। तो ये चीज़ आपको जो है मतलब समझनी पड़ेगी कि जो फेडरेशन होते हैं वो यूनिटरी सिस्टम से कंट्रास्ट होता है, यानी कि एक दूसरे से विरोधी हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे अपोजिट होते हैं यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे हम फेडरेशन सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम। तो फेडरेशन में आपने देखा भी है कि इट हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और यूनिटरी में ये होता है कि सिर्फ यहाँ पर गवर्नमेंट का ओनली 1 लेवल होता है। इन फेडरेशन सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कांट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल स्टेट के ऊपर कोई भी मतलब अपने पावर को थोप नहीं सकती है, ऊपर से अपनी कोई भी पावर उस पर अप्लाई नहीं कर सकती है। इन यूनिटरी सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जबकि यूनिटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट पे अपने पावर्स को अप्लाई कर सकती है, ऐसा होता है। ठीक है, बेल्जियम में 1993 से पहले ऐसा ही होता था, वहाँ पर यूनिटरी पावर सिस्टम थी। ठीक है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को स्टेट गवर्नमेंट पर यूज़ करती थी, जबकि हमारी इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ एक कंडीशंस होती हैं, कुछ विशेष परिस्थितियाँ जब हो जाती हैं तब ऐसा होता है। अदरवाइज़ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे अपना कोई भी पावर अप्लाई नहीं कर सकती। एकदम फ्री है अपने किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। लेकिन अभी आप समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही ले सकता है। कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगा, स्टेट नहीं लेगा। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं कह देती हूँ, जैसे एजुकेशन है। एजुकेशन आपको पता है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी एजुकेशन की पॉलिसी को यूज़ करती है और सेंट्रल की गवर्नमेंट भी करती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अपने से रूल बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको उस सभी को डिटेल्स में समझना होगा कि कौन से पावर है जो स्टेट के पास होते हैं और कौन से पावर हैं जो सेंटर के पास होते हैं। तो अगर आपको वो समझना है तो सबसे पहले आपको फेडरेशन या फेडरलिज्म का जो भी की फीचर है उसे समझना ज़रूरी है। तो ये आपका क्वेश्चन आपका 2009 और 10 में आया था। ठीक है, और भी इस क्वेश्चन मतलब ये डायरेक्ट पूछा था 2009-10 में कि की फीचर्स को बताइए। इसके अलावा भी इस मतलब टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आए हैं।
या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा-सा घुमा कर पूछा है, लेकिन क्वेश्चन इससे पूछा है। तो अभी अभी आप इसको समझ लीजिए कि फेडरेशन की क्या क्वालिटी या क्या फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पर 7 फीचर्स होते हैं एक फेडरलिज्म में। सबसे पहला फीचर आपने अभी देखा कि इसके 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं, ठीक है? 2 लेवल तो आपको अभी मैंने बता ही दिया है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? तीसरा लेवल अभी आप पढ़ेंगे जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो इसका की फीचर यही हो गया कि इसके 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं। दूसरा की फीचर है कि ईच लेवल हैज़ इट्स ओन jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। ये जो लेवल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन सबके अपने अपने क्या है, खुद के एक jurisdiction यानी खुद का एक न्यायालय, खुद का न्याय होता है। और ये सभी उस पर क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप का मैटर हो, चाहे वो लेजिस्लेशन मैटर हो, चाहे टैक्सेशन मैटर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन मैटर हो, यानी कि किसी भी टाइप का जो भी मैटर हो, ये इनमें से, ठीक है, प्रशासनिक हो या टैक्सेशन वाला हो या लेजिस्लेशन हो, वो उस पर क्या कर सकता है, उस पर वो न्याय दे सकता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, होता है फेडरलिज्म का, द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके जो भी लेवल हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके डिफाइन किए गए हैं, ये अपने से नहीं इनके पास रूल्स आए हैं। और फोर्थ पॉइंट है, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो है, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई रूल चेंज करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो है वो कोई भी रूल एक गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। उसको करने के लिए दोनों ही गवर्नमेंट की यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सेम, मतलब दोनों ही गवर्नमेंट एक साथ मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। कोई एक गवर्नमेंट अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटली कोई चेंजेस करने हैं तो। यहाँ पर और आपका फिफ्थ पॉइंट है, द डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, courts have the power to interpret the constitution and makes the final decision। अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई भी झगड़ा होता है, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है अगर दोनों लेवल्स में, तो यहाँ पर जो कोर्ट है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है और वही एक फाइनल डिसीजन सुनाएगा अपना, तब जाकर जो है दोनों के बीच का डिस्प्यूट जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। एंड सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी सोर्स रेवेन्यू है यानी पैसे का कलेक्शन होगा, वो हर एक स्टेट का जो है, मतलब सॉरी, हर एक स्टेट नहीं कह सकते आप, यहाँ पर ये कहेंगे हर एक लेवल का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड किया गया है कि इस लेवल का जो पैसा है वो कहाँ से आएगा और इस लेवल के लिए पैसा कहाँ से आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कह दूं कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, उसको पैसा कैसे मिलता है, टैक्स से मिलता है, ठीक है। किस टाइप का टैक्स वो लेता है, जैसे टोल टैक्स हो गया, ये सारे टैक्सेस, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो पैसा कलेक्शन का जो चलाने के लिए पैसे की तो ज़रूरत होगी, और किसी भी सेंटर को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पैसे होने चाहिए। तो वो सारे कलेक्शन करने का जो भी तरीका है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, ठीक है। एंड 7 आपका की फीचर है यहाँ पे, एक फेडरेशन सिस्टम में, द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। जैसे यहाँ पर क्या है कि जो फेडरल सिस्टम है उसमें क्या है कि उसको आगे प्रमोट करने के लिए और उसको सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए भी यहाँ पर क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला यहाँ पर क्या है कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, यानी कि हर एक लेवल को एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड है एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यहाँ पर सब एक साथ रहने के लिए भी क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए। इस तरह का क्या है कि मतलब सारे लेवल्स को आपस में एक साथ मिल के और एक साथ एग्री होकर रहना है। ये भी एक तरह का क्या है, एक रूल है या एक तरह का क्वालिटी या फीचर है एक फेडरेशन में। तो फेडरेशन की क्वालिटी आई होप आप समझ गए होंगे, उनके फीचर्स को। अगर पेपर में आएगा तो आपको लिखने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि फेडरेशन को आपने समझ लिया, ठीक है। कैसे समझा कि इसके 2 लेवल्स होते हैं, हर एक लेवल जो है वो अपने अलग से कोई रूल नहीं बना सकते, उनके लिए दोनों लेवल्स को साथ में मिल के, मतलब अपना अपना रूल्स तो बना सकते हैं, लेकिन किसी तरह का चेंजेस अगर करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उनको
इनको दोनों को एक साथ मिलना होगा। देन यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो जजमेंट होगा, यानी जो आपका मेन आपका होगा, ठीक है, जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जो मेन है वही डिसीजन दे सकता है। और किसी भी टाइप का यहाँ पर सोर्स होगा रिवेन्यू का, तो वो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड किया गया है कि कहाँ से पैसे का कलेक्शन किस लेवल के पास आएगा। और सबसे बड़ी बात कि सबको आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए सबको एक साथ रहने के लिए, ठीक है। देन यहाँ पर आपको समझना है रूट्स ऑफ फेडरेशंस या टू स्टेबलाइज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को स्टेबलाइज करने के लिए दो रूट्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था 2011 में भी, 12 में भी और 15 में भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फेडरेशन को स्टार्ट करने के लिए या फिर स्टेबलाइज करने के लिए कितने रूट्स होते हैं, तो दो तरीके या दो रूट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म या कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा आपका होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पर्पज़ से, इसे आप चलिए समझ लीजिए कि ये दोनों फेडरेशन जो हैं वो किस तरह से होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों का डिफरेंस समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका इसी टाइप से पूछा था कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इसको आप डिफाइन कीजिए, या दोनों के बीच में कौन सा ऐसा अलग चीज़ है जो अलग होता है, या दोनों के बीच में से कौन से पॉइंट्स हैं जो अलग करते हैं इनको। तो सबसे पहला है कि मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। और इसमें क्या है, अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या होता है, जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है इसमें जो है आपके बहुत सारे स्टेट्स जो हैं, ठीक है, मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो एक साथ जो है मिल करके यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं। जबकि यहाँ पर आपका जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है इसमें क्या है कि अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पावर है वो अलग अलग डिवाइड होता है इसमें, ऐसा यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। जबकि इसमें क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स मिलकर के यहाँ पर क्या करते हैं, पावर को एक साथ मिक्सअप करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स। इसमें यही होता है कि सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर होते हैं, जबकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ऐसा नहीं होता है, सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं होते हैं। और ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये इसका एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि होल्डिंग टुगेदर का क्या होगा, तो इंडिया है, ठीक है। इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन चलता है और आपको पता है कि सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के पास अभी तक जो है वो क्या था, कुछ एक वहाँ पर विशेष प्रावधान था, वहाँ पर उसके पास जो पावर थी वो यहाँ पर नॉर्मल स्टेट्स के पावर से अलग होती थी, ठीक है। देन यहाँ पर क्या है, थर्ड पॉइंट है आपका स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर पावरफुल इक्वली, ठीक है, इक्वली पावरफुल होते हैं यहाँ पर कमिंग टुगेदर वाले में। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग टुगेदर में ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, पावरफुल मोर देन टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पावरफुल उसके पास मतलब पावर ज़्यादा होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास। हमारी इंडिया में भी वही चीज़ है कि स्टेट के पास ज़्यादा पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं है, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, ज़्यादा पावर है। देन एग्जाम्पल टुगेदर फेडरेशन का, तो इसमें आपका यूएसए आता है, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह आते हैं। और इसमें आपका जो है इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, ये सारे जो हैं ये सारी कंट्रीज जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करती हैं। तो यहाँ पर आपको आप समझना है कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, या व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन अवर कंट्री, या फिर हो सकता है कि फेडरेशन इन इंडिया। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ठीक है, या तो ऐसे या फिर ये सब क्वेश्चन पूछने का इसका तरीका है। ये आपका क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछा जाता है कि हमारी इंडिया में जो फेडरेशन होता है वो किस टाइप से होता है, या इंडिया में फेडरलिज्म का अरेंजमेंट कैसे किया गया है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो अरेंजमेंट करने का मेथड है वो कैसा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा और आपको समझना होगा कि यहाँ पे आंसर आपको कौन सा देना है। तो सबसे पहले अगर आपको ये पूछेगा कि अरेंजमेंट कैसे हुआ है हमारी इंडिया में पावर शेयरिंग का, तो उसका आंसर आपको ये लिखना है जो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन स्टेट, ठीक है। जब यहाँ पर क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक यूनियन स्टेट डिक्लेयर किया गया है। एंड इंडियन यूनियन
इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। इंडियन यूनियन जो है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर टोटली बेस्ड है। एंड ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे इंडिया में फेडरलिज्म का प्रिंसिपल यूज होता है, लेकिन फेडरेशन नाम का कोई भी शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया। ये चीज़ आप समझ लीजिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में फेडरेशन नाम का कोई भी वर्ड नहीं है। जबकि हमारी इंडिया में क्या है, फेडरलिज्म ही फॉलो होता है, पावर शेयरिंग का फेडरलिज्म वाला मेथड ही फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पर फेडरेशन नाम का कोई शब्द नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले अगर वन लाइनर में ही कि अगर फेडरेशन शब्द हमारे इंडिया में है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या नहीं, तो आप देंगे आंसर नो, राइट नहीं है, ठीक है। उसमें ये शब्द नहीं लिखा है फेडरेशन वर्ड, जबकि फेडरलिज्म का मेथड यूज होता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हमारी इंडिया में भी और फेडरेशन में भी ऐसा ही होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो तरह के दो सिस्टम, मतलब दो टीयर सिस्टम होते हैं गवर्नमेंट के। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दो लेवल्स होते हैं। और अभी आपने क्वालिटी भी पढ़ी है कि एक फेडरल सिस्टम में भी होता है कि दो या दो से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, जबकि यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ एक लेवल होता है गवर्नमेंट का। तो बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि तीसरा सिस्टम भी इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। लेटर अ थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट तो थी ही, साथ में यहाँ पर तीसरा लेवल का गवर्नमेंट भी ऐड किया गया बाद में, ठीक है। वो किस नाम से, लोकल गवर्नमेंट के नाम से। और उसके दो टाइप हैं, एक पंचायत और दूसरा म्यूनसिपालिटीज़, ठीक है, जिसे अभी आप पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे क्या है, 3 टीयर सिस्टम बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इस तरह से हमने देखा कि जो है 3 टीयर सिस्टम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा 3 सिस्टम है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़ होते हैं। तो अब यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हैं कि क्वेश्चन आपका पूछा था कि एक्सप्लेन वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर गिविंग एग्जांपल ऑफ इंडिया। 2015 और 16 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वर्टिकल डिवीज़न पावर को एक्सप्लेन कीजिए इंडिया का एग्जांपल देकर, इंडिया के एग्जांपल को समझाते हुए। तो यहाँ पर अभी आप समझ चुके होंगे वर्टिकल डिवीज़न के लिए पहले तो आपको ये पॉइंट्स लिखने बहुत ज़रूरी है। ये एग्जामिनर आपके कॉपी पे ये पॉइंट ज़रूर देखेगा कि आपने इस तरह का वर्टिकल डिवीज़न कॉपी पे दिखाया है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये डिवीज़न दिखाना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद आप इंडिया का एग्जाम्पल देंगे और इंडिया के लिए आप ये सारे पॉइंट्स को उसमें लिख कर बताएंगे कि इंडिया में किस तरह से होता है। सबसे पहले पॉइंट है आपका इन अवर इंडिया जुरिडिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे पॉइंट्स तो लिखने हैं आपको, लेकिन आप याद रखिएगा आपको ये पॉइंट्स भी लिखने हैं कि पावर शेयरिंग में होता क्या है, ठीक है। पावर शेयरिंग वर्टिकल डिवीजन में क्या होता है, यहाँ पे किस टाइप की डिवीजन होती है पावर की, ये आपको लिखना पहले ज़रूरी है। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, देन आपको जो है फिर उसके बाद ये पॉइंट्स लिखने हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ज्यूरिडिक्शन होता है ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, डिसाइड किया गया, स्पेसिफाइड किया गया है। ये एक मतलब न्याय का जो तरीका है, जैसे आपको भी पता है हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे जो आपके मतलब कोर्ट्स हैं ये सारे स्पेसिफाइड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड इंडिया इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया किस टाइप का फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर टाइप का फेडरेशन है। यानी आपको भी पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होगी कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पर जो दोनों लेवल्स होंगे इसके अलावा भी एक तीसरा लेवल भी होगा हमारे इंडिया में। एंड थर्ड यहाँ पे है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। किसी भी टाइप का, कोई भी टाइप का अगर डिस्प्यूट या विवाद या झगड़ा हो जाता है तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही देता है। यानी कि उसके आगे सब फेल हैं, उसने जो डिसीजन दे दिया वही सर्वमान्य होता है और उसी का डिसीजन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है।
किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होने पर, ठीक है। तो इन डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट मेक्स द डिसीजन, ठीक है। पहली बात तो अगर ऐसे नॉर्मली कोई भी डिस्प्यूट होगा तो जो भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो डिसीजन सुनाएंगे। बट अगर किसी भी कंडीशन में सबका आपस में विवाद हो जाए, स्टेट में किसी भी टाइप का विवाद होता है तो आपको पता है कि डिसीजन हाई कोर्ट देता है, एंड सेंट्रल पे होता है तो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा सुपीरियर होता है, ठीक है। अगर किसी भी कंडीशन में अगर दोनों स्टेट्स या मतलब स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट देता है। एंड टू चेंज द इन बेसिक लॉज नीड, अगर लॉ में किसी भी टाइप का यानी नियम में किसी भी टाइप का कोई भी अगर संशोधन करना है, किसी भी टाइप का कोई इम्प्रूवमेंट या चेंजेस करने हैं, तो कोई भी एक लेवल का गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई, अभी भी बता रही हूँ कि किसी भी टाइप के लॉ में कोई भी चेंजेस करने हैं अगर आपको, तो उसके लिए यहाँ पर एक क्या होता है, एक शर्त रखी गई है कि उसका 2/3 जो है वो वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी कम से कम 3 में से 2 लोग जो हैं उसके सहमति में होने चाहिए, ये मान के चलिए ऐसा होता है इसमें, ठीक है। यानी टू चेंज इन बेसिक लॉज नीड 2/3 वोट्स इन अपर हाउस एंड लोअर हाउस, देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। सबसे पहले क्या होता है कि अगर लॉ में किसी भी टाइप का कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए हमारा जो अपर हाउस और लोअर हाउस होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा जो होती है, उसके 2/3 यानी 2/3 जो है वो वोटिंग होनी चाहिए, और 2/3 वोटिंग अगर हो गई देन उसके बाद फिर वो जिस स्टेट के लिए ऐसा लॉ बन रहा है उस स्टेट का कम से कम आधा जो वहाँ का लेजिस्लेचर है वो उसके लिए क्या होना चाहिए, रेटिफाई होना चाहिए, ठीक है। कम से कम आधा लेजिस्लेचर जो है उस पर वो साइन कर देगा, तभी जाकर के वो लॉ जो होगा आगे जाके पास होगा, फिर जाकर वहाँ पर जो होगा आपके जो लॉज होंगे उस पर चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि हमारे इंडिया में कैसे होता है। अब आपको पढ़ना है यहाँ पर कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पावर का अमंग द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये सारे जो पावर हैं, ठीक है, जैसे आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया कि सारे पावर सबको नहीं मिले, सेंट्रल के पास कुछ अलग पावर है, स्टेट के पास कुछ अलग पावर है, ठीक है। तो लेकिन ये पावर जो है किसके पास कौन से पावर हैं उसे डिसाइड करने के लिए यहाँ पर लिस्ट बनाई जाती है, जिसे हम 3 टाइप की लिस्ट में डिवाइड करते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा पेपर में कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में किस तरीके से किया जाता है, यानी कि उसका क्या तरीका है वो आपको लिखना होगा, तो आप यही लिख के आएंगे पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची क्या होती है। तो यूनियन लिस्ट क्या होता है, यूनियन लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। यूनियन लिस्ट के पास वही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय रखे जाते हैं इस लिस्ट में जो कि हमारे नेशनल के लिए, हमारे देश के लिए ज़रूरी होते हैं, और इसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉज रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स, और इस सभी सब्जेक्ट्स पे, ये सारे विषयों पर जो भी लॉ बनाना होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। जैसे बैंक से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो सकता, बैंक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, डिफेंस से रिलेटेड हो सकता है, करेंसी से रिलेटेड हो सकता है, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड हो सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारे 97 ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होते, ये सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। जैसे आपको अब पता भी है कि अगर बैंक, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक में क्या करना है, क्या चेंजेस करना है, किस हिसाब से वहाँ पर रेटिंग करनी है, ठीक है, वहाँ पर ब्याज की दर को क्या रखना है, ठीक है, तो ये सारे जो भी पॉइंट्स है वो सब डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास फिर कौन सी पावर होगी, तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर को डिसाइड करने के लिए यहाँ पर स्टेट लिस्ट बनी है। इस लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स को रखे गए हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट इंक्लूड द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू स्टेट इम्पोर्टेंट्स, जो स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे वही सब्जेक्ट्स इसमें रखे गए हैं, और इसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे ये सब्जेक्ट्स हो सकता है कि चेंज भी हो गए होंगे, ठीक है, तो आप जो है एग्जैक्टली ये मतलब हो सकता है ये भी होंगे, कम और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट्स आपके एग्ज़ाम में पूछा है ये वाला कि कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं, कॉन्करेंट में पूछा था, ठीक है। तो वो अभी आप देखेंगे। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि स्टेट में मेनली कम से कम 4-5 सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं या सेंट्रल के पास है, और जो दोनों के पास हैं।
तो यहाँ पर जैसे कि पुलिस का जो भी मतलब डिपार्टमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट, यानी इससे रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी रूल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। इरिगेशन से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मतलब कि डिसीजन लेना होगा वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक्स लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। जो भी स्टेट लिस्ट में मेंशन है वो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी लॉज बनाने होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और एक लास्ट लिस्ट है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। ये लिस्ट फिर क्यों बनाई गई? जब हमारा जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है और सेंट्रल के पास पावर है, तो ये इसलिए बनाई गई कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों के पास होने ज़रूरी हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट, एजुकेशन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी करवाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करवाती है। या फिर जंगल, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी सब मतलब पॉइंट्स हैं, यानी कि जंगल तो आपके स्टेट्स में भी है और सेंटर में भी है, ठीक है। तो इस फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होंगे या जो भी पॉइंट होंगे वो दोनों गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। मैरिज से रिलेटेड, एडॉप्शन से रिलेटेड, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होंगे कि दोनों के पास ये, दोनों के लिए ये होंगे। तो ये होता क्या है समझ लेते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन टू बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें उन सारे सब्जेक्ट्स को रखे गए हैं जो कि दोनों में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। यानी कि इनमें वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं उस पर रूल कर सकती है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब्जेक्ट जितने मैंने लिखे हैं उतने तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए कि स्टेट में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। कम से कम 3 या 4 आपको याद होने ही चाहिए। और आपके पेपर में ऐसा पूछा गया था कि 2 सब्जेक्ट्स के नाम लिखिए जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है, और उसको फिर डिफाइन करके बताइए कि, और उसके बारे में मतलब लिखिए कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया है। तो अब यहाँ पे क्या है, बोथ ऑफ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो है जो दोनों यूनियन है हमारे, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि उस पर लॉ बना सकते हैं जो कि इसमें मेंशन है लिस्ट में। इफ़ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर द लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑपरेट। और अगर किसी भी कारण से या कोई भी रीज़न हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई विरोध हो जाए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो लॉ है वो ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, मान्य रखेगा, ठीक है। उसी के लॉ को यहाँ पर ऑपरेट किया जाएगा। तो आपको लॉज याद हो जाने, मतलब उसकी लिस्ट के नेमिंग याद हो जानी चाहिए, ठीक है। कि अगर कोई आपसे पूछे कि स्टेट लिस्ट में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कॉमर्स ये होते हैं। एंड आपको जो है कॉन्करेंट में कौन से हैं वो भी याद होने चाहिए और यूनियन में कौन से हैं वो भी याद हो जाने चाहिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब एक और लिस्ट है आपका जिसको हम रेजिड्यूरी लिस्ट कहते हैं। ये लिस्ट वो होता है जो क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, इंडिया हमारा आज़ाद होने के बाद भी आपको पता है कि इंडिया धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो जब धीरे धीरे कर रहा है तो कई सारे ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे ही नहीं गए हैं, तो उसको फिर कौन रखेगा और उस पर कौन लॉ बनाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि उसके लिए एक अलग से लिस्ट बनी है। जैसे आपको पता है कि हमारा कंप्यूटर साइंस और IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, और ये सारे प्रोग्रेस आपको कब मिले हैं देखने के लिए, आज़ादी के बाद मिले हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आपको देखने को मिले हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है तो अब बचे हुए जो ये सारे पॉइंट्स हैं इनको फिर कहाँ पर रखा जाएगा, तो उसको इस लिस्ट में रखा गया। और इस पर जो लॉ बनाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट इस पर लॉ नहीं बना सकता, ठीक है। तो इस तरह से इस वाले लिस्ट में वो सारे पॉइंट्स रखे गए हैं जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वो पॉइंट्स आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो होंगे। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानना ज़रूरी है कि आपके सारे जो स्टेट्स हैं इंडिया में, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि हमारे इंडिया में इस प्रेजेंट टाइम में कितने स्टेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सारे स्टेट्स हमारे जो हैं, यहाँ पर क्या है कि सबके पास इक्वल पावर नहीं है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के पास जो है वो
क्या है, पावर जो है जो हमारे नॉर्मल स्टेट से अलग है। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के अंडर में यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का संविधान है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि बिफोर 31 अक्टूबर 2019। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्यों कहा मैंने कि जम्मू एंड कश्मीर के पास 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो था वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। ऐसा क्यों कहा? रीज़न यही है कि आपको भी पता है कि मोदी जी ने क्या किया है, यहाँ पर आर्टिकल 370 को ही हटा दिया। जब वही हट गया तो जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अब नहीं रह गया, अब वो भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर ही रूल करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर लिखा है। देन यहाँ पर क्या है कि कुछ और भी स्टेट्स हैं जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इंजॉय सम प्रॉफिट्स अंडर सम आर्टिकल्स लाइक आर्टिकल 371। ये सारे जो स्टेट्स हैं इनके पास कुछ अलग से पावर हैं, और जैसे कि कुछ आर्टिकल्स इनको अलग से प्रोवाइड है, जैसे आर्टिकल 371 उसके अकॉर्डिंग ये सारे स्टेट्स जो हैं उनके पास अलग थोड़ी सी पावर है। एंड कुछ यहाँ पर और भी एरियाज़ हैं जो कि स्टेट से अलग हैं, जैसे देयर आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विद एनी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा हमारे इंडिया में क्या है कि कुछ स्टेट, मतलब कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसा एरिया है जो कि स्टेट बनाने लायक भी नहीं है और किसी स्टेट के साथ मर्ज करने लायक भी नहीं है। मतलब कि कुछ एरिया ऐसे हैं हमारे इंडिया में जिसे हम स्टेट भी नहीं कह सकते, यानी वो स्टेट के अकॉर्डिंग काफ़ी छोटा है, और लेकिन उसको स्टेट के साथ अगर मर्ज कर दो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे स्टेट्स को कहाँ रखा जाए, जैसे आपका देखा जाए तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप, हमारा जो कैपिटल है दिल्ली, ये सारे एक ऐसे एरियाज़ हैं जिसे आप स्टेट भी नहीं बोल सकते और स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट के साथ अगर मर्ज कर देंगे तो वो वहाँ पर एरिया काफ़ी कवर कर लेगा और वो स्टेट नहीं बल्कि कुछ और बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप उसको स्टेट नहीं बनाएंगे तो क्या बना सकते हैं, तो इस टाइप के एरियाज़ को हम यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है, ये सारे जो एरियाज़ हैं वो उसको हम यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज़ कहते हैं। तो आपको अगर आप समझना है तो अब आ गया होगा समझ में कि यूटी क्या होता है। ऐसा एरिया जो कि स्टेट भी नहीं बन सकता और स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं हो सकता, तो उस टाइप के स्पेशल एरियाज़ को हम यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज़। और इस टाइम प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में कितनी यूटीज़ हैं इसे आपको लिख के बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बस वो बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ कि यहाँ पर 31 अक्टूबर 2019 यानी कि इसके पहले हमारा जो था वो 7 यूटीज़ थे। उसके बाद फिर कुछ चेंजेस हुए, फिर उसके बाद फिर एक और चेंजेस हुए हैं। तो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कितनी यूटीज़ हैं आपको लिख के कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बताना है, यानी कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूटीज़ हैं आप ये लिख के बताएंगे। अगर आप वीडियो को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में जो है आ रहा होगा, तो आप ये लिख कर ज़रूर बताएंगे मुझे। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज़। तो अब यहाँ पर जो है ये जो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इसको रन कराने के लिए कौन सी गवर्नमेंट यहाँ पर अपने पावर लगाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो कि ये सारे एरियाज़ में क्या कर सकती है, अपने रूल्स को, पावर्स को इस पे यूज़ करेगी। यानी कि इस पर जो पावर रन कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, जो भी रूल्स लेना है, डिसाइड करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा यहाँ पे। तो हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया है। या सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, ये क्वेश्चन आपका घुमा कर पूछ सकता है। ठीक है, अगर इंडिया में फेडरलिज्म कैसे सक्सेस है ये क्वेश्चन अलग है, और फेडरलिज्म का तरीका इंडिया में कैसे अपनाया गया वो क्वेश्चन अलग है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, डिफरेंस समझिए, नहीं तो पेपर में आप गलत करके चले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कैसे इंडिया में फेडरलिज्म सक्सेसफुल हुआ है, तो चलिए समझते हैं। तो द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी रिस्पॉन्सिबल टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ इन आवर कंट्री। हमारी इंडिया के डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ की वजह से ही इंडिया का फेडरलिज्म जो है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है। तो लेट अस लुक एट द सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपन। तो चलिए कुछ यहाँ पर मेजर वेज हैं, तरीके हैं जो कि इस कारण से ऐसा हुआ है।
तो आपका ये 2012 में क्वेश्चन आया था कि मतलब सक्सेस होने के लिए फेडरलिज्म के इंडिया में, मतलब इंडिया में फेडरलिज्म को सक्सेस होने में क्या मतलब रूल था। तो उसके लिए आपको तीनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जो कि मैं बताने जा रही हूँ। लेकिन एक अलग से क्वेश्चन आया था आपका कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन अवर इंडिया, वो कैसे हुआ है। ये क्वेश्चन आपको 2011 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इफ़ यू लुक एट द political map of India from 1947 to till now, you will be surprised by the extent of the changes. 1947 के पहले से और अब तक का अगर आप मैप देखेंगे इंडिया में, तो आप देखने को पाएंगे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1947 में इंडिया में जो मैप था वो काफ़ी अलग था। यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ स्टेट्स मर्ज हुए हैं, कुछ यहाँ पर अलग हुए हैं, कुछ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अलग हुए हैं, कुछ यहाँ पर रीजनल या फिर कह सकते हैं कि कुछ और भी रीज़न थे उनकी वजह से अलग हुए हैं, जिसके कारण ये सारे स्टेट्स फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे स्टेट्स कैसे बने हैं, ये मैप को अगर आप देखेंगे और जो आपका इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो आपका मैप इंडिया का है उसमें आप देखेंगे तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ द सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। यानी 1947 के अकॉर्डिंग अगर आप इंडिया की मैप को देखेंगे, उसकी बाउंड्री को देखेंगे, यहाँ पर उनके स्टेट्स में बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो एक यही क्वेश्चन आपका आया था कि यहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेस पर जो इंडिया में डिवीज़न हुआ है स्टेट्स का, वो किस तरह से मतलब हुआ है, या किस तरह से उसने इंडिया के डिवीज़न को अच्छा बनाया, इंडिया में उसने किस तरह से जो है उस चीज़ को जो है मतलब अच्छा हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसको आप क्लेरिफाई करके बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब ये जो आपका लैंग्वेज लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो इंडिया में फॉर्मेशन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो मैप में चेंजेस हुए हैं वो किस तरह से उसने अच्छा किया, ये आपको बताना था। ये क्वेश्चन था आपका, बोर्ड में आया था 2011 में। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर इंडिया को चेंज किया जाएगा उसके मैप को, तो हो सकता है कि कुछ जो है डिस्प्यूट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसने और भी अच्छा काम किया। लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अकॉर्डिंग अगर इंडिया में डिवीज़न हुआ है, लोगों का मतलब स्टेट्स का डिवीज़न हुआ है, तो वो और भी अच्छा हुआ। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो क्या हुआ था कि जैसे आपका मान लीजिए आपका जैसे कुछ लोग तमिल बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो है वहाँ पर क्या है उड़िया बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स का डिवीज़न हुआ था कि जो तमिल बोलते हैं तो उनको तमिल में ही मतलब उनका एक अलग स्टेट बने, जो उड़िया बोलते हैं उनका अलग स्टेट बने, तो इस तरह से इनका अलग अलग स्टेट बना। तो स्टार्टिंग में ऐसा लगा गवर्नमेंट को कि अगर ऐसा होगा तो सारे स्टेट्स वाले तो अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर इंडिया में कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसने इंडिया को और ज़्यादा यूनाइट बना दिया। क्योंकि अब जो भी स्टेट्स के लैंग्वेज वाले हैं वो अपने अपने जगह पे रहेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से उस स्टेट के लोगों को समझेंगे, तो इस वजह से इसने जो है ज़्यादा जो है अच्छा रूल परफॉर्म किया। तो दिस वॉज डन टू इंश्योर द पीपुल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट में रहेंगे, ऐसा इसमें कहा गया था। एंड सम स्टेट्स ऑल्सो क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एथेंसिटी और जियोग्राफी, लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड वगैरह जो थे, ये सभी स्टेट्स जो हैं वो कल्चर के अकॉर्डिंग या जियोग्राफी के अकॉर्डिंग या फिर उनकी जाति या कास्ट के अकॉर्डिंग या इथनिटी कह सकते हैं, इथनिसिटी के अकॉर्डिंग उनको क्या किया था, डिवाइड किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग डिवीज़न हुआ है इंडिया में, ठीक है, वो स्टेट बने, लेकिन ये स्टेट बनने से इंडिया में और अच्छा हुआ। एंड दिस मेड इंडिया मोर यूनाइटेड, इसने इंडिया को और ज़्यादा एकता के सूत्रों में बांध दिया। तो ये वाले पॉइंट्स आपको लिखने थे उस पेपर में, ठीक है, कि किस तरह से इसने जो है वो मतलब अच्छा काम किया, या फिर ये चीज़ जो है इंडिया के लिए किस तरह से अच्छी हुई, इस चीज़ को आप प्रूव करके बताइए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो है यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट्स है वो यूटीज़ हैं, और जो यहाँ पर जो सर्किल में राउंड करके बना है वो आपके स्टेट्स हैं, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है इंडिया का मैप बना यहाँ पे। यानी पहले कुछ और था और जो अब इंडिया का मैप है वो थोड़ा अलग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर
देन हम यहाँ पे पढ़ेंगे लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? यहाँ पर देयर आर नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में हमारे कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये बात आप समझ जाइए। यहाँ पर सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है और वो भी हिंदी हमारी क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 21 लैंग्वेजेस है इंडिया में, जो कि यहाँ पर रिकॉग्नाइज किए गए हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज के फॉर्म में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। जबकि हमारी इंडिया में जो है 40% ही ऐसे इंडियंस हैं जो कि जिनकी मदर टंग जो है वो हिंदी है। ठीक है, बाकी लोग जो है वो कुछ और बोलते हैं, सबकी लैंग्वेज अलग अलग है। और इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर क्या है 22 लैंग्वेजेस हुए हैं, एक हिंदी और प्लस यहाँ पे 21 लैंग्वेज जो उनके स्टेट्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। और यहाँ पर ये भी लैंग्वेज पॉलिसी में कहा गया है कि कैंडिडेट्स कैन टेक एग्जाम इन एनी ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज। सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी में कोई भी कैंडिडेट इन 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकता है, और वो अगर अच्छा नंबर पाएगा तो पास होकर के नौकरी पा सकता है। ठीक है, यानी जिसको जो भी इन 22 में से जो भी एक लैंग्वेज आती होगी वो उसमें उस एग्ज़ाम में पेपर में लिख सकता है उसके अकॉर्डिंग। स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, और जबकि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की एक लैंग्वेज होगी ऑफिशियल लैंग्वेज। और इंग्लिश के लिए ऐसा कहा गया कि इंग्लिश लैंग्वेज एक्ट एज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के काम करने के लिए इंग्लिश को भी क्या बनाया गया, एक तरह का मीडियम लैंग्वेज बनाया गया। यानी उनके बीच में अगर जिसको इंग्लिश आती है तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या है वो यूज़ कर सकता है। एक बात यहाँ पर आपकी बुक में लिखी है कि 1965 में ऐसा हुआ था, यहाँ पर एक तरह का डिस्प्यूट हुआ था लोगों में कि इंग्लिश क्यों यूज़ कर सकते हैं, इंडिया में इंग्लिश क्यों यूज़ की जा रही है। तो यहाँ पर ये हुआ था कि इंग्लिश को हटा देना चाहिए पूरी तरह से। लेकिन फिर बाद में लोगों ने क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा जो है आपके ये साउथ वाले लोगों ने बहुत विरोध किया, साउथ के स्टेट्स के लोगों ने, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंग्लिश को भी लैंग्वेज के फॉर्म में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत से लोग हैं जिनको इंग्लिश ही समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इंग्लिश को भी अब क्या करने लगे, एज अ मीडियम जो है यूज़ करने लगे। तो इस तरह से देखा आपने कि लैंग्वेज की पॉलिसी में 22 लैंग्वेजेस आपकी इंडिया में हैं, जिसमें से हिंदी आपकी क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आप मैप आपका जो है बुक में भी दिया है कि यहाँ पर आपकी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेजेस आपके कितने परसेंट पॉपुलेशन में बोला जाता है उसका यहाँ पर परसेंटेज दिया है। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर्स। ठीक है, जैसे असमीज़ हैं वो 1.28% लोग ही इसको बोलते हैं, एंड बंगाली जो है वो 8.11% लोग बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये सारे जो लैंग्वेज है उसके यहाँ पर आपके परसेंटेज में निकाल कर बताया गया कि इतने परसेंट हमारी इंडिया के लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, देन सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं हिंदी का कितना 41.03% हमारा क्या है हिंदी यहाँ पर यूज़ किया जाता है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, और ऐसे मदर टंग में भी इसको यूज़ करते हैं। एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये क्या है यहाँ पर कि जैसे बहुत टाइम पहले ऐसा हो रहा था कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या हो रहा था, मतलब कि दोनों के बीच में क्या है पार्टी जो रूल करती है, यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। क्या हो रहा था, फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर इन द मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है इन स्टेट्स पर रूल करती थी, एंड दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। यहाँ पर जो है यानी खुद की यहाँ पर जो है अपने से ऑटोनोमसली यहाँ पर जो खुद का रूल यानी बनाना था स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना पाती थी। इफ़ द पार्टी रूलिंग इन द सेंटर एंड स्टेट was different, the central government often misused the constitution to dismiss state government। और अगर यहाँ पर किसी भी वजह से अगर मान लीजिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ रूल कर भी रही है तो भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दब जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ कर लेता था। तो फिर हुआ क्या यहाँ पे कि आफ्टर 1990 यहाँ पर 1990 के बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए। फिर क्या हुआ कि नो सिंगल पार्टी हैड मेजॉरिटी। यहाँ पर क्या हुआ कि सिंगल पार्टी के पास अपनी खुद की कोई एक मेजॉरिटी नहीं रह गई। इस वजह से क्या हुआ यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कोई एक मतलब गवर्नमेंट नहीं बना पाई, सेंटर में कोई एक गवर्नमेंट नहीं बना, बल्कि गवर्नमेंट कैसे बना, कई सारी पार्टीज़ को मिक्स करके बन पाया। ठीक है, तो इसको हम कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जब कई सारी पार्टीज़ आपस में मिक्स करके जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है उसे कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। एंड यहाँ पर क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट नाउ रूल ऑटोनोमसली
एंड बिकम पावरफुल। तो अब जाकर के स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर क्या हुआ कि पावरफुल बन गया। एंड इफ इट बिकेम डिफिकल्ट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, और इसने स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने से क्या कर दिया, कठिनाई मतलब क्रिएट किया, यानी कि अब स्टेट गवर्नमेंट को कोई आसानी से हटा नहीं सकता है आफ्टर 1990। तो आप देख सकते हैं कि ये कोलिशन गवर्नमेंट का क्या है, एक कुर्सी है, और ये कुर्सी देख रहे हैं आप कि अलग अलग पार्टीज की बनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइकिल बना है, जो कि आपको भी पता ही कि ये सपा गवर्नमेंट का है। इसके हाथ में आप देख रहे हैं लोटस है, ये आपका जो है बीजेपी का है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं चश्मा, शंख, ये सारे पार्टीज के ही क्या है, सिंबल्स हैं। और ये सारे सिंबल्स जो हैं आपके मतलब दिखा रहे हैं कि ये कोलिशन गवर्नमेंट का क्या बना है, ये उसी की एक सीट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ हमारी इंडिया में। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है दोस्तों, अभी तक के पॉइंट्स आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे वही पूछा जाएगा कि हमारी इंडिया में फेडरेशन कैसे सक्सेसफुल हुआ है, तो आपको वही तीनों पॉइंट्स लिख के आने हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी, एंड आपका फर्स्ट वाला जो पॉइंट था वो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये तीनों पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं पेपर में। ठीक है, तब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड टू गिव टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर हमारा स्टेट से, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ले करके, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ले करके लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, तो इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि the basic idea behind the decentralization is that there are a large number of problems and issues at the local level। ठीक है, लोकल लेवल पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे लोगों को। जैसे कि आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी इंडिया बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कंट्री में, ठीक है, छोटे छोटे गांव हैं, हर एक गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। हर एक लोगों के पास जा कर के सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूछ नहीं सकती कि आपको प्रॉब्लम क्या है। जो गवर्नमेंट मतलब जो लोग वहाँ रहते हैं वही जान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उस चीज़ को यहाँ पर शॉर्ट आउट करने के लिए उस प्रॉब्लम को लोकल गवर्नमेंट फॉर्म किया गया कि अगर लोकल गवर्नमेंट बनेगी तो लोकल लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो उसको फेस करेगी, समझेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो इतनी दूर है, वो सबके बारे में तो जान नहीं सकती है ना, तो इसीलिए यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहीं पर वही पॉइंट्स लिखे हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी डिसेंट्रलाइजेशन की। बट अ कंट्री लाइक इंडिया कांट बी रन ओनली थ्रू टू टीयर्स। ठीक है, जैसे इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री को सिर्फ 2 टीयर्स से चलाना पॉसिबल नहीं है। 2 टीयर्स का मतलब 2 लेवल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ इन्हीं से चलाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। और इतनी बड़ी कंट्री में हर एक गांव के लोगों के बारे में जा जाकर उनसे पूछना, या शहर के किसी एक पर्सन के घर में जाकर उनसे उनकी प्रॉब्लम को पूछना, ये उनके बस की बात नहीं है। तो इस चीज़ को यहाँ पर क्या करने के लिए, शॉर्ट आउट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ किया गया। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यूज़ यूपी इज़ बिगर दैन रशिया। ठीक है, अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो रशिया से जो है बड़ा है हमारा यूपी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी से भी बड़ा है। सोचिए कितनी बड़ी कंट्री है, सब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, यानी जनसंख्या इनकी इतनी ज़्यादा है। अब इतनी जनसंख्या वाले लोगों को जो है हर एक पर्सन के बारे में जानना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो इम्पॉसिबल है। Many of these states are internally very diverse. Thus there is thus a need of power sharing within this state। इस तरह से पावर शेयरिंग की यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट बिलो ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से फेडरल पावर शेयरिंग में हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी हमें एक गवर्नमेंट को यहाँ पर फॉर्म करना पड़ेगा, और इस तरह की गवर्नमेंट को हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। यानी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट या थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। और लोकल गवर्नमेंट 2 तरह से फॉर्म करती है, एक विलेज लेवल पे करती है और एक आपके अर्बन यानी सिटी लेवल पर करती है। तो जो विलेज लेवल पे करती है उसे हम पंचायत कहते हैं, और जो अर्बन लेवल पे करती है उसे हम म्युनिसिपालिटीज़ कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे समझना होगा कि आपके गाँव के लेवल में आपने देखा होगा कि पंचायत होते हैं, और जो शहर के लेवल में होता है वो म्युनिसिपालिटीज़ होती हैं। तो देयर इन द अर्ली ईयर्स लोकल गवर्नमेंट वाज नॉट सो इफेक्टिव।
स्टार्टिंग में लोकल गवर्नमेंट इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता था। देयर वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर इनका जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता था। लोकल गवर्नमेंट अपने से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती थी और कोई भी इलेक्शन रेगुलरली नहीं होता था। लेकिन 1992 के बाद यहाँ पर कुछ एक चेंज हुआ और पावरफुल बना हमारा लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, 1992 से पहले क्या हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट ही जो थी वो लोकल गवर्नमेंट पर अपना राज करती थी। स्टेट गवर्नमेंट अपना रूल उस पर अप्लाई कर देती थी और लोकल गवर्नमेंट अपने से कोई डिसीजन नहीं ले पाता था। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ वहाँ पे पावर उनके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हर एक का जो पावर है वो तुरंत तो अप्लाई होगा नहीं। लोकल गवर्नमेंट है तो वो अपने पावर को वहाँ लोकल के लोगों के लिए समझेंगे तो वो जल्दी अप्लाई करेंगे उस चीज़ को। लेकिन पहले क्या होता था, 1992 से पहले कोई भी इलेक्शन ही नहीं होते थे। तो 1992 के बाद यहाँ पर उनके पास कुछ पावर आया। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि 1992 के बाद जो चेंजेस हुए हैं वो कैसे चेंजेस हुए हैं और किस तरह का हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये कई साल ये क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड में। 2012 में भी पूछा, 13 में भी, 15 और 18 में भी आया है। तो आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि वो इस साल भी ये क्वेश्चन पूछ ले आपके बोर्ड में। तो 1992 में क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को लेकर के, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि इट वॉज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन को होल्ड करना, इलेक्शन को करवाना यहाँ पर क्या है, जिम्मेदारी बन गई। ठीक है, अब जो है बिना इलेक्शन के नहीं कुछ होगा। अभी तक क्या था, होते भी थे नहीं भी होते थे 1992 से पहले, लेकिन अब इलेक्शन होगा। एंड सम सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर SC ST एंड OBC। SC ST और OBC के लिए कुछ सीट्स जो हैं वो यहाँ पर रिजर्व कर दी गई लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में आपको पता है कि उसमें SC ST और OBC के कुछ ऐसे भी पर्सन्स होंगे जो बहुत ही गरीब होंगे, जिनको जो है मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कि उन्हीं के जो हेड होंगे, SC में से कोई एक हेड, ST में से कोई एक और OBC में से, जो कि वहाँ के लोग ही चुनते होंगे। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए वो सीट रिजर्व रहेगी। एंड 1/3 ऑफ द सीट्स वर रिजर्व फॉर द वुमेन। और इसमें से 1/3 सीट जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेगी, कि यहाँ पर जो वुमेन उसके योग्य होगी 1/3 वुमेन उस पर वहाँ पर रहेंगी। ठीक है, ये सीट फिक्स है सिर्फ वुमेन के लिए। एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज फॉर्म इन द एवरी स्टेट टू कंडक्ट लोकल बॉडी इलेक्शंस। स्टेट इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर बनाया गया इलेक्शन को लेने के लिए। ठीक है, हर कोई इलेक्शन नहीं लेगा, बल्कि एक कमीशन बनाया गया जो कि इलेक्शन लेगा। यहाँ पर लोगों से इलेक्शन करवाने का जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास हो गया। एंड स्टेट गवर्नमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू शेयर सम ऑफ इट्स पावर एंड रिवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि आप कुछ पावर और रिवेन्यू को जो है लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे, अकेले ही आप नहीं रख लेंगे। ठीक है, ये सारे चेंजेस हुए 1992 में। एंड यही क्वेश्चन आपसे आया था कि डिस्क्राइब एनी 3 प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट मेड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992 फॉर मेकिंग थर्ड टियर गवर्नमेंट मोर इफेक्टिव। थर्ड टियर गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रभावित बनाने के लिए 1992 में यहाँ पर क्या अमेंडमेंट हुआ, और इसमें से कोई 3 प्रोविज़न आपको लिखने हैं। जो यहाँ 5 पॉइंट्स बताए हैं, इन पाँचों में से आपको 3 कोई पॉइंट लिखने थे उस पेपर में। हो सकता है इस बार आपको पाँचों पॉइंट्स पूछ ले पेपर में, तो आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। और पॉइंट वाइज अगर आप लिखेंगे पेपर में तो ज़्यादा क्लियर आएगा, लोगों को समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि लोकल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है। तो लोकल गवर्नमेंट में देखा जाए तो 2 लेवल होते हैं, एक रूरल लेवल पे होते हैं, एक अर्बन लेवल पे होते हैं। ठीक है, रूरल यानी गाँव एरियाज़ पे पंचायत होता है, एंड शहरी एरियाज़ में क्या होता है, म्यूनसिपालिटीज़ वगैरह होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रूरल लेवल पे, गांव के लेवल पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रूरल गवर्नमेंट देखा जाए तो रूरल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट इज प्रॉपरली नोन एज पंचायती राज, पंचायत राज। इसे अगर गांव का जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसको टोटल मिलाकर पंचायत राज कहा जाता है। क्वेश्चन अगर पूछे पंचायत राज क्या है, तो पूरा पूरा लोकल लेवल गवर्नमेंट जो रूरल एरिया पे होता है, गाँव के एरिया पे होता है, उसे हम पंचायत राज कहते हैं। यानी कि ये जो पूरा चार्ट है आपका, ये एक पंचायत राज का चार्ट है। ठीक है, यानी रूरल
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज, देखिए कैसे फॉर्म होती है। यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर भी 3 लेवल होते हैं इसके अंडर में भी। एक होता है ग्राम पंचायत, एक होता है यहाँ पर पंचायत समिति, और एक होता है यहाँ पे जिला परिषद। ये सबसे लेवल नीचे होता है, इसका लेवल थोड़ा इससे ऊपर होता है, और ये सबसे ऊपर होता है, जिसको आप कहते हैं कि ये विलेज लेवल पे है, ये आपके ब्लॉक लेवल पे है, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है यानी जिला लेवल पे है। हर एक गांव है, गांव के लोग वोट करेंगे तो ब्लॉक बनेगा, और ब्लॉक के लोग मिलकर वोट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के यहाँ पर या मतलब जो रूल्स हैं वो बनेंगे, जो आपकी बॉडी है गवर्नमेंट की वो बनेगी। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत में क्या होता है, ईच ऑफ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत एंड इट्स मेंबर इज कॉल्ड पंच एंड इज हेड इज कॉल्ड सरपंच। आपको भी पता है कि गांव के लेवल में ग्राम पंचायत होती है इस तरह से, जैसे यहाँ पे लोग बैठे हैं और इसमें कुछ पंच होते हैं और कुछ जो उनका पंच तो कई होते हैं लेकिन जो हेड है वो सिर्फ एक ही होता है जिसे हम सरपंच कहते हैं। और आपको पता है हर एक गांव का अपना एक सरपंच होता है, ठीक है। तो पंचायत समिति क्या होती है कि जब कुछ ग्राम पंचायत आपस में मिल जाते हैं और फॉर्म करते हैं तो उसे हम पंचायत समिति कहते हैं, यानी कुछ ग्राम पंचायतों का समूह ही क्या कहलाता है, यहाँ पर पंचायत समिति कहलाता है, जिसे हम ब्लॉक या मंडल कहते हैं। पहले मंडल कहा जाता था और इंग्लिश में से ब्लॉक कहा जाता है। अ फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म पंचायत समिति। पंचायत समिति किससे बनती है, ग्राम पंचायत से बनती है, ठीक है। तो अब ग्राम पंचायत मिलेंगे तो क्या बनेगा, पंचायत समिति, और पंचायत समिति मिलेंगे तो क्या बनेगा, जिला परिषद, ठीक है। तो जिला परिषद क्या होता है, ऑल द पंचायत समिति और द मंडल और ब्लॉक टुगेदर टू फॉर्म जिला परिषद, जिसको जिला परिषद बनाते हैं, ठीक है। जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बनता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बनता है उसमें जो आपको पता है जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो हेड होता है इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और वो सरकार से मतलब वो इलेक्शन से नहीं आता है बल्कि वो अपने से पढ़ाई करके खुद बनते हैं डीएम। तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अर्बन एरियाज़ में कैसे यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो कैसे फॉर्म होता है। तो अर्बन एरिया में सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक होता है आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, देन यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल होता है, फिर यहाँ पर नगर पंचायत होता है, ठीक है। इसका भी ये लेवल है, ठीक है। तो जैसे अभी आपने ग्राम पंचायत और ग्राम समिति और जिला परिषद देखा था, वैसे ही इसमें भी लेवल होते हैं। और सबसे यहाँ पर जो अपर होगा वो आपका जो होता है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। तो यहाँ पर अर्बन लेवल या लोकल लेवल गवर्नमेंट में सबसे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अगर आप देखेंगे तो दे आर सेट इन अ बिग सिटीज़। जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में जो होता है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही होता है, और इसके हेड को हम मेयर बोलते हैं। म्युनिसिपालिटीज़ क्या होती है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन्स होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, वो आपस में जब उनके हेड्स जब मिलते हैं तो वहाँ पर क्या करता है, म्युनिसिपालिटी बनता है। और यहाँ पर क्या है कि म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपालिटी। म्युनिसिपालिटी का जो हेड है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चेयरपर्सन है वो होता है। और ये जो है आपके टाउन लेवल पे होते हैं, यानी कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में होते हैं। बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, छोटे शहरों में क्या होता है आपका म्युनिसिपालिटीज़ होता है। और जो आपका आपने देखा होगा जैसे कि होते हैं, ठीक है, आपके जैसे मान लीजिए कि दिल्ली है, दिल्ली की कोई एक सिटी है तो वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए इलाहाबाद है तो इलाहाबाद का कोई एक सिटी है तो वहाँ पर म्युनिसिपालिटी होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि 2 अलग अलग लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो कि अर्बन एरिया पे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि लोकल लेवल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करता है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, और आपको जो भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। नोट्स बना लीजिएगा इनका स्क्रीनशॉट लेकर के। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा, और इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से भी मिल जाएगा। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप उस पर जो है क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप जो है उसे मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।